नमस्कार दर्शकों। वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सबसे ज़्यादा उचित और सबसे ज़्यादा कारगर बताई जा रही है। हमारी सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और कोशिश ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति तक आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो नियमित निश्चित रूप से पहुँचती रहें। आज विशेष तौर से कोरोना संक्रमण और आयुर्वेद विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर डी.के. मौर्य साहब को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और सभी अनुभूति हो रही है, सभी को अनुभव कर रहे हैं कि इस समय कोरोना संक्रमण चरम पर है। प्रत्येक व्यक्ति कोरोना नाम से ही घबरा रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में ये कहा जा रहा है कि कोरोना इतना बड़ा संकट नहीं है, इतनी भयावह वस्तु नहीं है जिससे इस तरह डरा जाए, बल्कि थोड़ा सा अगर हम अपने आप में सुधार कर लें, अपने आप को थोड़ा सा सही नियम से चलें, सही दिनचर्या में ढाल लें, तो कोरोना से जंग हम 100% जीत सकते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की नज़र से कोरोना को जानना चाहें, समझना चाहें, तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर्वप्रथम हम कहेंगे कि कोरोना जो बीमारी है ये एक वायरस है और वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं उनको एक बार अगर वो हो जाती हैं तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी अगर शरीर में डेवलप हो गई तो वो बीमारी आगे कुछ दिनों तक नहीं होगी या कहें कि हो सकता है कि कभी ना हो। तो आयुर्वेद में जो कुछ भी इसको रोकने के लिए बताया गया है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो और योग प्राणायाम है, कुछ औषधियां हैं जी देसी, जिनके कारण कि शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको हम लोग बढ़ाने का एक प्रयास करते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ सफलता भी मिल रही है। लोग उनमें बीमारियां कम हो रही हैं या कुछ लोगों की जो अच्छी इम्यूनिटी बनी हुई है वो उनमें हो ही नहीं रही हैं। जी जी। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति वैसे तो चिकित्सा जगत की जनक मानी जाती है। लाखों हजारों वर्ष पहले हमारे महर्षियों ने और जो भारत भूमि पर पैदा हुए विद्वान, उन्होंने, जैसे कि महर्षि चरक का नाम ले, अगर महर्षि सुश्रुत का नाम ले, तो ये ऐसे नाम हैं जो कि चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि पर जन्मे हैं, हमारा जन्म भी यहीं हुआ है। अगर उस समय की चिकित्सा पद्धति और जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है, दोनों की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहरहाल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो इलाज किया जाता है डॉक्टर साहब, वो कफ, वात और पित्त, इन 3 विधाओं पर आधारित होता है। तो वर्तमान जो संकट है कोरोना का, ये हमें लगता है कि कफ के लिए प्रभावित करेगा। अगर हम चिकित्सा की बात जानना चाहें या ये कहें कि जो इम्यूनिटी की बात आप कर रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता की बात आप कर रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है और आयुर्वेद के द्वारा इसे कैसे किया जा रहा है? इसमें विशेष रूप से शरीर का बल देखना है। अगर व्यक्ति उसका जो दोषानुसार, जैसे आप कह रहे हैं, और जो खाद्य सामग्री हमारी है उसमें, और जो कुछ औषधीय पदार्थ हैं उसमें देखना पड़ता है कि वो जैसे व्यक्ति अगर कुछ बीमारियों से ग्रसित है या वो बहुत ही सूखा हुआ है, जिसके शरीर कमज़ोर है, तो ऐसे बहुत से जो हमारे आचार्यों के द्वारा जो बताए हुए हैं, आचार्य सुश्रुत चरक के द्वारा, उनमें कहा गया है कि शुष्क द्रव्यों का प्रयोग किसको करना चाहिए जी, और द्रव द्रव्यों का प्रयोग किसको करना चाहिए। इसी तरह से है और भी बताए हुए हैं कि स्निग्ध पदार्थों का किसको करना चाहिए, जिनका शरीर बहुत सूखा हुआ हो तो उनको स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करवाएं। जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार होती हैं, जो रुक्ष पदार्थ कहे जाते हैं जी, तो वो तो औषधियों के गुणों के आधार पे और शरीर का गुण दोनों देख करके उसमें सामंजस्य बैठा करके वो चिकित्सक की सलाह ले करके किया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है, जिस व्यक्ति के लिए जो उपयोगी होगा और जिस काल के लिए जो उपयोगी होगा। ऋतु के अनुसार भी प्रयोग कराना जरूरी है। तो ऋतु के अनुसार, उम्र के अनुसार और
समय के अनुसार। जी तो औषधि और आहार जी दोनों ही हमारे आयुर्वेद में जो बताए हुए हैं, ये एक व्यक्ति की को स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये हमारा उद्देश्य होता है आयुर्वेद जी का। जी और अगर बीमार हो गया है तो उसकी बीमारी को कैसे दूर किया जाए। जी जी तो बीमार व्यक्ति है तो उसको दूर करेंगे, दूर करने के बाद उसको स्वस्थ अवस्था में कैसे मेंटेन रखा जाए। जी जी तो हमारा आयुर्वेद का ये सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत के आधार पर ही जो है व्यक्ति का जीवन सफलतापूर्वक चलता है। जी बिल्कुल, चिकित्सा की बात डॉक्टर को तय करनी होती है, किस तरह का आहार विहार करना है ये चिकित्सक का काम है, चिकित्सक को ही करने दिया जाए। बहरहाल तो डॉक्टर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि जो कोरोना संक्रमण है वो आयुर्वेद की नज़र में शरीर में किस तरह प्रवेश करता है, शरीर के किस अंग को कितना तक क्षति पहुंचाता है। ये कोरोना का संक्रमण मुख्यतः श्वसन प्रणाली का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिससे वो नाक से ले करके फेफड़ों तक जी। पर इफ़ेक्ट करता है। तो हमें इस ढंग का अपना रहन सहन करना है, खान पान उसी ढंग का करना है। जैसे ठंडे पानी का प्रयोग करेंगे या कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी कम होती है। जी तो नाक से ले करके नाक पर, जैसे अभी वर्तमान में है कि नाक से अगर इन्फेक्शन जा रहा है तो नाक में वहाँ की शक्ति को भी हमें बढ़ाना है, जिससे वायरस वहीं से कम अटैक करे। तो उसके लिए कुछ उपाय बताए हुए हैं। जैसे नाक में नहाने के बाद जी नाक से पानी लेना, जिसको नेतिकर्म कहते हैं, उससे बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है नाक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। दूसरा होता है एक चाहे हमारे पास तिल का तेल हो या कुछ औषधीय मेडिसिनल तेल होते हैं, आड़ू तेल है या कुछ नहीं है आपके पास तो सरसों का तेल ही 1 या 2 बूंद की मात्रा में नाक में सुबह और रात में सोने के पहले डालें। तो इससे तो नाक की इम्यूनिटी बढ़ गई। इसके बाद आते हैं गले में। हम जी गले के लिए एक क्रम से बढ़ते हुए हम बता रहे हैं, जिससे जी, कि जी। लोगों को आसानी हो समझने में। बिल्कुल, अगर गले में बात करते हैं तो ठंडा पानी ना प्रयोग करें, ठंडे भी किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का प्रयोग ना करें। तो उसकी बजाय क्या करना है, गर्म पानी दिन में 3 से 4 बार पिएं। खाने के बाद ज़रूर हल्का गुनगुना पानी पिएं। तो इससे गले का एक वहाँ का जो वातावरण रहेगा ठीक रहेगा, और वहाँ की जो म्यूकोजा होती है, लेयर्स होती हैं, वो एक्टिव बनी रहेंगी। ये हुआ। और कुछ आयुर्वेद में काढ़ा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी, आयुष मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, आयुष काढ़ा, उसका प्रयोग दिन में 2 बार करें। तो आयुष काढ़ा में हमारे यहाँ उसमें जो घटक उसके बताए गए हैं, कंटेंट होते हैं, वो है नीम है, तुलसी है, गिलोय है, दालचीनी है। ये 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इसका प्रयोग काढ़े के रूप में करके, जैसे चाय पीते हैं लोग, उसी तरह से चाय के रूप में इसका प्रयोग करें। तो ये उपयोगी। अब गले के नीचे, क्योंकि इन्फेक्शन अगर नाक से ही रुक गया, जैसा पहला हमने बताया, वो विधि का उपयोग किया लोगों ने, तो नाक से ही इन्फेक्शन रुक गया। नाक के बाद अगर गले तक पहुंच गया है तो गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं, तो उससे रुक जाएगा। और अगर उसके नीचे चला गया फेफड़ों तक में, तो कुछ और भी उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कुछ प्राणायाम बताए गए हैं। प्राणायाम में कपालभाति सबसे उपयुक्त होती है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अच्छा, ये बहुत ही उपयोगी है इस समय वर्तमान परिस्थिति में। और कुछ दवाएं भी बताई हुई हैं, जैसे आयुष 64 टैबलेट इस समय अगस्त हरित की है, संसमनी बटी है। ये सब यूपी गवर्नमेंट की आयुष विभाग की तरफ से सभी लोगों को मुफ्त में सप्लाई की जा रही है और दिया जा रहा है, सब आयुर्वेद डिस्पेंसरी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के तरफ से। यानी जो दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क वितरित की जा रही हैं, ताकि लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे, और कोरोना से जंग जीतने की बात जो हम कर रहे हैं, उस जंग में हम जीत हासिल कर सके। डॉक्टर साहब, आपने काढ़े के विषय में कहा, तो काढ़ा क्या घर पर भी तैयार किया जा सकता है? क्योंकि जो भी काढ़े के कंटेंट आप बता रहे हैं, जैसे नीम है, गिलोय है, तुलसी है, दालचीनी है, ये तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कैसे बना पाए कोई आदमी काढ़ा, अगर बनाना चाहता है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। इसीलिए आयुर्वेद के विषय में विशेष रूप से कहा जाता है कि आयुर्वेद सर्वसुलभ चिकित्सा है। हमारे घर में ही, हमारे किचन से लेकर के हमारे गार्डन में, हमारे टेरेस पे जो कुछ भी चीज़ें उपलब्ध हैं, या हम कहीं चलते हुए भी देखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि ये तो आयुर्वेद चिकित्सा, कभी कभी कही जाती है कि बिल्कुल मुफ्त की चिकित्सा है। जी जी। हम केवल उसको पहचानें और उसका उपयोग जाने की। ये
अगर कोई पौधा है तो ये किस में उपयोगी हो सकता है। हम चलते फिरते कहीं से भी उसको ले सकते हैं। तो घर में जैसे हमारे उसमें जो आयुष काढ़ा बताया है उसमें नीम है, गुड़ुची है, दालचीनी है और नीम, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को हम घर पे भी बना सकते हैं। गिलोय भी है डॉक्टर साहब इसमें? हाँ, नीम है, गिलोय है, तुलसी है, दालचीनी है। जी जी जी। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों को अब ये जो है बढ़ते हुए क्रम में है। अच्छा। बढ़ते हुए 1 2 4 4। अच्छा तो इसमें सबसे कम जो है वो दालचीनी है। जी। उसके बाद होती है तुलसी, उससे ज़्यादा गिलोय, फिर नीम। तो इसको विशेष रूप से बनाने के लिए अगर चाहिए तो किसी चिकित्सक से, आयुर्वेद के चिकित्सक से संपर्क कर लें जी। वो आपको उस समय पे, क्योंकि कोई भी औषधि हो, कुछ भी हो, चिकित्सकीय के परामर्श से ही लेना चाहिए। तो हम इसका प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। हमारे चिकित्सालय में सभी जगह बनाकर भी पिलाया भी जा रहा है। अच्छा अच्छा। खास करके हमारे जो चिकित्सालय है बांसमंडी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का हॉस्पिटल, वहाँ पर हर रोज़ आने वाले मरीजों को ये जो है अनिवार्य रूप से पिलाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आएगा तो उसको पहले औषधि पिलाई जाएगी, उसके बाद तब दिखाने के लिए जाएंगे। अच्छा, काढ़ा डॉक्टर साहब जो पैकेट्स आप बता रहे हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही, पहुंचाए भी जा रहे हैं, तो इस काढ़े को तैयार किस तरह करना है घर पे? जैसे कि जो औषधियां हैं वो एक पैकेट में बंद हैं, उस पैकेट का कुछ वज़न होगा, कितने वज़न की मात्रा कितने पानी में उबालनी है, किस तरह तैयार करना है, थोड़ा बताइएगा। ये चारों दवाओं को एक साथ मिला करके काढ़ा का एक पाउडर फार्म में बना लिया जाता है। बनाने के बाद वो 100 ग्राम के जो पैकेट हैं, हमारी सप्लाई हो रही है 100 ग्राम के पैकेट में है जी। तो 5 ग्राम काढ़े को लेंगे, उसके बाद उसका 8 गुना, कम से कम 8 से 10 गुना पानी डालेंगे। करीब जितना कह लें कि अगर 1 कप पानी डालें, उसको हल्की आंच में पकाएंगे। आधा बचने के बाद उसको छान करके थोड़ा ठंडा करके हल्का गुनगुना रहे उस रूप में उसको दिन में 2 बार प्रयोग करना है। कई लोग डॉक्टर साहब शहद मिला लेते हैं, तो शक्कर भी मिला लेते हैं स्वाद बदलने के लिए। क्या शहद या शक्कर मिलाने से इसकी गुणवत्ता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता? शक्कर तो न मिलाएं, अगर गुणवत्ता पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शक्कर नहीं मिलाएं, क्योंकि शक्कर जो रिफाइंड शुगर है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, एक तरह से कहा जाता है व्हाइट पॉइजन। जी जी। तो गुड़ जो जैगरी होती है वो मिला लें, या तो शहद। शहद, इनको मिलाने से उसके गुण में बल्कि वृद्धि ही होगी। अच्छा। और आपको पीने में कड़वापन नहीं आएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं ज़्यादातर कड़वी होती हैं। जी जी जी। तो उसका कड़वापन खत्म होगा और वो गुण बढ़ेगा ही, क्योंकि गुड़ का जो प्रयोग होता है वो भी पाचन तंत्र में बहुत ही सहयोगी होता है। कहा जाता है खाना खाने के बाद, हर खाना खाने के बाद जितनी बार भी आप सुबह शाम दोपहर जब भी खाते हैं तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। लोग तो खाते भी हैं स्वाभाविक रूप से। हाँ, तो वो बहुत ही उपयोगी कहा जाता है गुड़। आज के फैशन में, आज के वर्तमान दौर में लोगों को शुद्ध देसी गुड़ मिलता नहीं है, इसलिए लोग करते नहीं, और आज की आदतें थोड़ी बदली हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपने जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें आएँ, उसमें आकर के रहन सहन थोड़ा सा अपना बदलें, लाइफ स्टाइल बदलें, क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल हमारी बदलती जा रही है, खान पान का स्वरूप बदलता जा रहा है, उसी कारण डिजीज बढ़ रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि शक्कर न मिलाएं, शक्कर के स्थान पर यदि गुड़ मिलाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। शहद भी मिलाया जा सकता है। अच्छा, प्रतिरोधक क्षमता की जब भी बात होती है तो प्रतिरोधक क्षमता या आंतरिक बल इसे कहा जाता है। आयुर्वेद की नज़र में अगर हम प्रतिरोधक क्षमता को जानना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो आप क्या बताएंगे? आयुर्वेद में प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जो तत्व है, ये जन्म से ही 3 तरह से प्राप्त होते हैं ये जी। और जो आंतरिक शक्ति होती है, बल होता है, उसी का परिणाम है प्रतिरोधक क्षमता के रूप में वो परिवर्तित होता है। जैसे ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। सहज, जन्म से ही प्राप्त होता है माता पिता से जो प्राप्त होता है उसको सहज बोलते हैं, और इसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, जेनेटिक। और दूसरा होता है कालज। कालज का मतलब है हमारी उम्र के अनुसार शिशु है तो उसमें कम रहेगा, वृद्धावस्था में कम रहेगी इम्यूनिटी, युवावस्था में और बाल्यावस्था में अच्छी इम्यूनिटी रहती है। तो उस टाइम पे ये डिजीज होने के चांस कम होते हैं। तीसरा होता है जो एक होता है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत है मतलब किसी भी तरीके से जो हम प्राप्त करते हैं,
यानी गेन कोई करते युक्ति हैं। करके हाँ, अगर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया गया तो वो युक्तिकृत बल कहा जाता है। आपने बताया कि सहज बल जो कि जेनेटिक होता है, माता पिता से संतति में आता है। दूसरा आपने बताया कालज बल, और तीसरा आप बता रहे हैं युक्तिकृत बल। तो युक्तिकृत बल की बात ही मुख्यतः की जाती है चिकित्सा में। थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर साहब विस्तार से, युक्तिकृत बल क्या है और युक्ति इसे कैसे में बढ़ाया जाए? युक्तिकृत में है, उसको हम रहन सहन, जिसको हम कहते हैं कि विहार, जी और पहला है आहार, विहार, रसायन जी। और कुछ औषधियाँ और योग। ये 4 चीज़ें हैं जो मिल कर के इन 4 युक्तियों के द्वारा जी। हम उस इम्यूनिटी को गेन करते हैं। अच्छा। तो जैसे है रसायन में च्यवनप्राश। जी च्यवनप्राश का सेवन सबसे उपयोगी है, उसमें क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वैरायटी की उसमें मेडिसिन ऐसी पड़ी होती हैं कि जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी होती है। तीसरा और दूसरा होता है आंवला। अच्छा। आंवले का सेवन जितना भी ज़्यादा कर सकें लोग, वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। कुछ और है, शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी ब्राह्मी। ये दो चीज़ों का इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों बल उत्तम होना चाहिए। जी जी। क्योंकि एक बीमारी अगर शारीरिक होती है तो मानसिक रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और मानसिक बीमारी है तो वो शारीरिक रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसको शामिल कर लेती है। तो इसीलिए कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। अगर जी, जी। कोई आदमी पेट की बीमारी से परेशान है तो पेट की बीमारी से परेशान, तो परेशानी क्या हुई, उसका दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। जी जी। और अगर कोई दिमागी रूप से डिस्टर्ब है तो उसका शरीर काम उतने तरीके से अच्छे तरीके से नहीं करेगा। तो इसीलिए शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए एक हमारा महत्वपूर्ण अंग है योग। जी। और योग के 8 अंग होते हैं। उसमें जो हम आजकल प्रचलन में है कि केवल आसन कह दिया जाता है, तो उसमें जबकि 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें आसन और प्राणायाम तो लोग खूब जानते हैं, लेकिन यम नियम को कम जानते हैं। यम नियम जबकि पहले ही हैं, पहले 2। जी जी। यम और नियम, रहन सहन जो होता है, आहार विहार, वही यम और नियम है। यानी व्यक्ति का जो रहन सहन है, आहार विहार है, वही यम और नियम है। बिल्कुल। तो जो नियम से रहेगा, यम से रहेगा, वो फिर आगे योग करके और जो है अपने शरीर की प्रतिरोधक आसन और प्राणायाम करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को प्राणायाम बढ़ा सकता विशेष रूप से जो होती है वो श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए है, और आसन जो है वो शारीरिक मजबूती के लिए होता है। आसन में जिसमें हम कुछ उठक बैठक भी कर लेते हैं, या डिफरेंट टाइप के देखे हैं कि आसन किए जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जी। ये 4 चीज़ें जीवन में हर व्यक्ति को प्रत्येक दिवस करना चाहिए। और जो बिहार का है, जिसमें उसमें कहा जाता है दिनचर्या, ऋतुचर्या। दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सुबह के ब्राह्म मुहूर्त से। ब्राह्म मुहूर्त कहाँ होता है? 4 बजे से सुबह 6 बजे तक। जी जी। और आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, लोगों को उठने का 7 बजे के बाद ही होता है। जी जी। तो इसलिए 4 बजे से 6 बजे के बीच में सूर्योदय के पहले, सूर्योदय को पहले उठें लोग। नियमित जो शौच है या ब्रश करना है, फ्रेश होना है, उसको करने के बाद आदमी को कम से कम योग के जो 4 ये चीज़ें बताई हैं, उसमें से 2 तो हो गई, यम, नियम, जी। आसन और प्राणायाम, जी। ये जरूर प्रत्येक दिवस 30 से 45 मिनट जरूर करें। देखें आप, पहले दिन से ही आपको बदलाव महसूस होगा, शरीर और मन दोनों में। निश्चित रूप से अच्छी नींद आएगी तो आदमी का खाना पचेगा भी, खाना पचेगा तो शरीर में लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में गया। जी जी। और तब उसके बाद आदमी प्रतिरोधक क्षमता जो है स्वतः ही बढ़ती मजबूत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसके आगे की जो चीज़ें आप बताने वाले थे उनके विषय में भी बताइएगा। नियम, यम, अच्छा, उसके आगे के जो 4 हैं जी, प्राणायाम के बाद के, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसकी उपयोगिता सामान्य जीवन में नहीं पड़ती है। जी जी। क्योंकि जैसे उसका नाम ही है प्रत्याहार, अब वहाँ से होता है कि आदमी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है ज़्यादा। तो सामान्य जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें वो त्याग करना और ये चीज़ें संभव नहीं होता है। तो हम प्रथम 4 को, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 को ही सभी लोगों को रिकमेंड करते हैं। इन 4 का जो है दैनिक जीवन में उपयोग करें, पालन करें। निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो
कोविड-19 का इन्फेक्शन चल रहा है, उससे बचने का ये अच्छा तरीका है। और आगे भी अगर कोई भी ऐसी बीमारी आने वाली है तो हमेशा के लिए व्यक्ति का शरीर एक स्ट्रांग बना रहेगा और उसमें इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमेशा के लिए बनी रहेगी। कम से कम बीमार होंगे, कम से बीमार होंगे तो आदमी स्वस्थ रहेगा, तो कुछ राष्ट्र निर्माण में सहयोग भी सहयोग करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो बातें आपने बताई ये तो ऐसी बातें हैं जो सामान्य व्यक्ति को अपनानी चाहिए और वो अपना करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी तो कोरोना जैसा संकट उसके पास नहीं आएगा। अब उनके विषय में ज़रूर बताइएगा जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या फिर जिनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो उन लोगों को क्या सुझाव है आपका, क्या करना चाहिए? उन लोगों के लिए है, एक तो जिनके घर में या जिन स्पेसिफिक व्यक्ति को किसी को भी अगर हो गया है तो वो जो इस समय का है कि वो व्यक्ति तो पहली बात तो वो दूरी बनाए, दूसरे से दूरी बनाना, और दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, वो इन्फेक्शन दूसरों को ना जाए, उसको बचाव करने के लिए जो मास्क है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग है, डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन 3 चीज़ों का प्रयोग करे ही करे। और अगर गैदरिंग जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पे न जाएं। तो 4 तो हुआ कि उनसे बचने के लिए और दूसरों को हमसे वो संक्रमण न फैले जी। तो ये है। और अगर हुआ है तो उसके लेवल देखते हुए स्टेजेस की वो कहाँ कितना तीव्र है वो जी। अगर उसको हल्का है या एसिम्प्टोमेटिक है, जैसे अभी इस समय आ रहा है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको इन्फेक्शन तो है लेकिन सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं। यानी जो एसिम्प्टोमेटिक है उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन जब जांच होती है तो वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो कैरियर भी हैं, दूसरों को भी फैला रहे हैं। जी। जब दूसरों को फैला रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों को जो बचाव के उपाय हैं वो तो करने ही हैं। उसके साथ में सबको गर्म पानी का प्रयोग वहीं से शुरू कर दें, अगर नहीं पहले से कर रहे हैं, गर्म पानी का प्रयोग पीने के रूप में। हमारी जो आयुर्वेद की जो हमने 3-4 दवाएं बताई हैं जी। जो सरकारी सप्लाई शुरू है, सभी आम जन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से वो कम होने लगेगी वो बीमारी और क्योर होने लगेगा। जो दवाएं आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी याद कर लें, और दवाइयां अगर उन्हें मिलती हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा जो बांटी जा रही हैं तो वो उसमें देख सकें कि दवाइयां पूरी हैं उनके लिए जो मिली हैं या नहीं। उसमें एक तो है आयुष 64 टैबलेट है जी। दूसरा है संसमनी बटी है, तीसरा है अगस्त्य हरित की अवलेह। अवलेह का मतलब होता है च्यवनप्राश के जैसा ही है। जी। जी। तो च्यवनप्राश की जगह इसका प्रयोग करना है, अगस्त्य हरित की अवलेह का। और आयुष काढ़ा उसका पैकेट 100 ग्राम का एक पैकेट से मिल रहा है। तो इन 4 चीज़ों का एक ही किट मिल रहा है हर व्यक्ति को। कोई ज़रूरी नहीं कि ये चारों चीज़ें एक साथ प्रयोग कराई जाएं या प्रयोग करें। जी। इसमें किसी को केवल आयुष काढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा केवल आयुष काढ़ा प्रयोग करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आयुष काढ़ा इतना पर्याप्त है अपने में कि और आगे दूसरी दवाओं की आवश्यकता कम ही पड़ती है। अगर किसी को फीवर आ रहा है तब वहाँ पर हम आयुष 64 और संसमनी बटी का प्रयोग करवाते हैं। किसी का डाइजेशन कमज़ोर है तब उसमें संसमनी बटी का प्रयोग हम करवा रहे हैं। जी। तो ऐसे हैं कि किस स्टेज में है। अगर एकदम नॉर्मल पर्सन है तब भी हम आयुष काढ़ा का प्रयोग करने के लिए सबको उसको रिकमेंड करते हैं कि सब लोग उसका प्रयोग करें। जी। आयुष काढ़ा का प्रयोग करते रहें और स्वस्थ रहें। जी। तो दर्शकों, चिकित्सक अपना प्रयास कर रहे हैं और जो संभव हो सकता है उपलब्ध करवाया जा रहा है आपको सरकार की ओर से और चिकित्सकों की तरफ से। बहरहाल जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप अपने हालात को, वर्तमान परिस्थितियों को समझें और जो उचित है वो करें, अपने आप को कोरोना से बचाएं। यही बस एक तरीका है और कोरोना से बचने के लिए जो तरीके बताए जा रहे हैं उनका पालन करें। सरकार जो निर्देश दे रही है उनको ज़रूर पालन करें। इसके अलावा काढ़ा इस्तेमाल करने की बात डॉक्टर साहब ने बताई है। काढ़ा एक ऐसा औषधीय तत्व है उसमें जो कि आपको बचा सकता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इन सब बातों का अगर आप अमल करेंगे और ये सब बातें अगर आप ध्यान से सुनी होंगी और इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप कोरोना से जंग जीत पाएंगे। डॉक्टर DK मौर्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण काल में आयुर्वेद की जो
बात कही, आयुर्वेद का की जो उपयोगिता के विषय में जानकारी दी, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।